आज हम जो चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे वो क्या है कि आपके पास चूँकि राइटिंग टास्क जो लेवल राइटिंग टास्क 1 है जो एकेडमिक का, उसमें आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, जैसे बार ग्राफ आ गया, जैसे पाई चार्ट आ गया, अच्छा जनाब टेबल आ गया, लाइन ग्राफ आ गया। उनका तो ज़ाहिर एक और सिलसिला है। आज जिसको हम देख रहे हैं वो है डायग्राम वाला। डायग्राम आ गया, फ्लो चार्ट आ गया, यानी जिसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा? प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। आपको पता है जब हम कहते हैं प्रोसेस किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो वो सिस्टमैटिक होता है, उसमें एक सिस्टम होता है, और सिस्टम का मतलब उसका एक सीक्वेंस होता है, उसकी एक तरतीब होती है। आप देखिए घर में अगर आपको कोई कहे चाय कैसे बनाते हैं तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को हम शक्ल के तहत बना सकते हैं कि पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। तो आप देखें मैंने कहा पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट ही है ना। और अब अगर हम कहते हैं ये किया जाता है, फिर उसके बाद ये किया जाता है, और फिर उसके बाद ये किया जाता है, तो ये उसी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव होता है। तो जब आप इसको करने के लिए जाते हैं तो जो टेंस आपका यूज़ होता है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट का पैसिव यूज़ होता है। साथ वाले को 3 दफ़ा ये बताइएगा कि वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस यूज़ होता है। Am I clear? और जब हम ग्राफ को डिस्क्राइब, जो कि इसको हमने डिस्क्राइब करना होता है, और जब आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो उसका मतलब ये है कि आप उसमें राय नहीं दे सकते, उसमें ओपिनियन नहीं दे सकते, उसमें अपने व्यूज़ नहीं दे सकते, अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, बल्कि जो पेश किया गया है आप उसे पेश कर दें। और उसके लिए आपको इल्म होगा, जब मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि इसके 3 पैराग्राफ्स होते हैं। इसके कितने पैराग्राफ्स होते हैं? 3 पैराग्राफ्स होते हैं। और पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का। पहला किसका होता है? इंट्रोडक्शन का। दूसरा होता है ओवरव्यू का। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहले पैराग्राफ, ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दोनों को मिला के एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। कुछ होते से अलहदा लिख लेते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली हम कहते हैं आप अलहदा लिख लिया करें। आप इकट्ठे भी लिख देंगे तो उसमें कोई मजायका नहीं है, आप अलहदा लिख देंगे तो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपने क्या लिखना है? ओवरव्यू लिखना है, और उसके बाद जाकर आपने बॉडी लिखनी है। अब जब हम कहते हैं हमने इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन की एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये स्ट्रक्चर बना के आपको दिया हुआ है। और इस पर आप गौर करें तो आपको नज़र आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, द प्रोवाइडेड डायग्राम illustrates, the provided diagram illustrates। और जिस घड़ी हमने कहा illustrates सिंपल प्रेजेंट है, उसके फौरन बाद सवाल आएगा illustrates what? illustrates what? तो उसका आंसर आएगा illustrates the process, illustrates the। और जिस घड़ी हमने कहा illustrates the process, तो सवाल आएगा the process of what? illustrates what? The process, the process of what? अब उसके बाद जब हमने कहा the process of, अब of के बाद हम ing लगा के हम वो जो हमारे पास आई हुई होगी तहरीर, हम उसको वहाँ फिक्स कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देखें क्या है, the process of brick manufacturing और manufacturing bricks for the building industries। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो लिखा हुआ था उसी को हमने इसमें जाकर फिट कर दिया कि वो बता क्या रहा है, the provided what? diagram illustrates what? the process, the process of what? वो जो brick making का है। इसके अलावा तो इंट्रोडक्शन में कुछ आ ही नहीं सकता। इसमें तो when और where तो है ही नहीं, ये तो जवाब ही सारा what का है। और अगर वो ऐसा प्रोसेस बता रहा है जिसमें टाइम, क्योंकि नॉर्मली इनमें उस तरह से चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम इसको इसी हद तक रखें। उसके बाद जनाब आपका आ जाता है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू क्या होता है? आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी, वो ये होता है जब आप बाकी टाइप के ग्राफ वगैरह कर रहे होते हैं, तस्वीरों को देख रहे होते हैं, उसमें तो आपने देखना हो जो पहली नज़र में देख के नज़र आ जाता है वो ओवरव्यू होता है, जिसमें हम कहते हैं मोस्ट और लीस्ट को आप ओवरव्यू में पेश करते हैं। फिर साथ ही हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि उसमें कोई ऑड आ गया, आप उसे पेश करते हैं। लेकिन जब आप डायग्राम में आते हैं और जिसमें प्रोसेस होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट को और एंड को, जहाँ से वो शुरू हुआ और जहाँ पर वो ख़त्म हुआ, आप उससे जाकर पेश करते हैं। तो आप इस पर गौर करें तो आपको अंदाज़ होगा लिखा हुआ क्या है। देखिए, ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द प्रोसेस। अब जब हम पहुँचे द प्रोसेस, हमने उसके बाद कहा द प्रोसेस इन्वॉल्व्स,
द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। अगर आपको लगा कि वहां पर 6, 7, 8 स्टेप्स हैं उसके, तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 7 स्टेप्स, 6 स्टेप्स, 8 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, जितने होंगे उतने बोलेंगे। अगर आपको लगा कि नहीं साहब उसमें तो कोई स्टेप वाला हिसाब ही नहीं था, है नहीं, तो फिर आप क्या लिखेंगे? द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम। अब जो शुरू वाला था वो पहले वाला, जो शुरू वाला था उसको लिखेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम, और यहां पर क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम द डिगिंग स्टेज, स्टार्ट्स फ्रॉम द डिगिंग स्टेज एंड एंड्स एट द डिलीवरी स्टेज। यानी जो पहले वाला था उसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में स्टार्ट्स फ्रॉम और स्टार्ट्स विद एंड एंड्स एट और एंड्स विद लगाकर हमने क्या कर दिया? जो जहां वो खत्म हो रहा था वो हमने उसको पेश कर दिया। इस तरह बड़े आसान तरीके के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप अपने इंट्रोडक्शन को और अपने ओवरव्यू को आप पेश कर सकते हैं। यहाँ तक की बात में आपके जहन में कोई सवाल हो मुझसे कीजिए, फिर हम बॉडी की तरफ बढ़ेंगे। जी जनाब। जी, ये हुआ है, वहां पर पूरी स्टेटमेंट थी जो ऑफ के बाद जाकर हमने बदला, वही फिर आएगी जर्नी शीट जिसको मैं मैजिक कहता हूँ, उसमें कैटेगरी बदल जाती है। यानी अगर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ लगी हुई थी तो यहां जाकर हम उसे आईएनजी में बदल देंगे। इसके अलावा कोई सवाल हो साहब जी, कोई कंफ्यूजन हो इसको लेकर? आई बात समझ आपको? इधर क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप तीसरा पैराग्राफ यानी टू बिगिन, तीसरा पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो वो देखिए टू बिगिन से शुरू करेंगे। अब जो ही आपने उसे टू बिगिन से शुरू किया तो अब उसमें समझने वाली बात क्या है? ये सारे मैंने डब्बे बना रखे हैं कि आपने देखे इस पर तो क्या है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है इसके साथ। अब देखिए क्या लिखा? टू बिगिन द क्ले इज कलेक्टेड, द क्ले इज कलेक्टेड। क्ले को क्या किया जा रहा है? कलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा भाई, कौन कलेक्ट कर रहे हैं? बाय अ डिगर मशीन। किसके जरिए हो रहा है? डिगर मशीन के जरिए। अच्छा, जब हमने कहा टू बिगिन, कनेक्टर लगाया हमने कि शुरू करते जनाब इस बात से कि हम सबसे पहले क्ले को डिग किया जाता है, जो पहला होगा स्टेप, क्ले को डिग किया जाता है। उसे डिग कौन कर रहा है? अ डिगर मशीन एंड देन। और जिस घड़ी हमने एंड देन लगाया उसका मतलब क्या हुआ कि अब फिर कनेक्ट किया जा रहा है, सीक्वेंस वाला कनेक्टर लगाया गया। यानी और फिर उसके बाद साहब क्या होता है? इट इज पास्ड थ्रू। इट अब किसको रेफर कर रहा है? उसी क्ले कि इसी को फिर पास थ्रू किया जाता है। किससे? अ मेटल ग्रिड से। भाई क्यों किया जाता है ऐसा? टू ग्राइंड देम। काहे को? टू ग्राइंड देम। अब वाई भी आ गया, और आपको याद होगा उसी जर्नी शीट में मैंने आपसे अर्ज किया था कि टू के बाद जब बेस फॉर्म लगती है उसे कहते तो इन्फिनिटिव है, लेकिन वहां रीजन होती है। आप पूरी तहरीर उठा के किसी की भी पढ़ ले, कोई पढ़ ले, जहां टू के बाद बेस फॉर्म लगी होगी आपको उसमें नजर एक ही चीज आएगी कि वहां कोई ना कोई वजह होगी, और आप उसको वजह के एतबार से देख रहे हो। इसी तरह से आगे देखिए, मेटल ग्रिड टू ग्राइंड द स्मैश्ड क्लेज। अब क्या हुआ? वही वाली बात। अब क्या हो गया? उसने इट लगाया, बाकी चीज लगाई, और अब उसने क्या किया? वो जो क्ले ग्राइंड हो गई है, अब उसकी जो हालत आ गई, उसने उसके लफ्ज इस्तेमाल क्या किया? द स्मैश्ड क्ले आर ट्रांसपोर्टेड, आर ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए आर के बाद फिर थर्ड फॉर्म आ गई, यानी यहां पर क्या? फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जब आप किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करोगे तो कहीं तो ट्रांसपोर्ट करोगे ना, इसलिए देखें टू के बाद यहां पर नाउन आया हुआ है कि फिर हम इसे भेज देते हैं उस तरफ। जिस तरह आप देखते हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर, फ्रॉम कराची टू लाहौर, टू लाहौर नाउन है ना। इसी तरह से देखिए टू अ रोलर एंड सैंड एंड वाटर आर मिक्स्ड, आर मिक्स्ड, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसमें वाटर। इसका मतलब यह है कि जब हमारे सामने वो तहरीर आएगी, अगर मैं उस तहरीर को पढ़ के, वो जो शक्ल आई है उसको पढ़ के अगर मैं समझ बैठा हूं, मैं आसानी से उसे हल कर सकता हूं। और उसका तरीका आप ये देखिए कि आपने जहां वो तहरीर आई थी, जहां वो कलेक्ट हो रही थी, आपके पास वो तस्वीर आई ना, उसमें जहां वो कलेक्ट हो रही थी, आप वहां जाकर प्री राइटिंग स्टेज पर, जब आपने अभी लिखना नहीं शुरू किया, वहां आप जाकर लिखते हैं इज कलेक्टेड। क्या लिखते हैं? ताकि आपका वर्ब वहीं तैयार हो जाए। उसके बाद आगे जब वो गया
अब आपको लगा कि फिर वो एक मरहले से एक मरहले की तरफ गुजारी जा रही थी, तो वहां लिखते हैं इज पास्ड थ्रू। आगे आपको लगा कि वो ट्रक एक लेकर उसको कहीं जा रहा है, इज ट्रांसपोर्टेड, आर ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद आप आगे गए देखे मूव्ड, इज मूव्ड, फिर उसको मसलन एक जगह रख कर एक और जगह उसे मूव किया गया। मसलन एक ही जगह थी, एक फट्टा सा था, उसके ऊपर रख के उसे मूव किया एक और जगह पर, इज मूव्ड। उसके बाद देखिए उसे उठा के एक जगह पर रखा गया, इज प्लेस्ड। तो वो जो हैं, अगर आपने वहां पर वो वर्ब्स लगा दिए हैं तो आपको तो इसमें फिर कुछ रह ही नहीं गया पीछे। फिर आपने सिर्फ नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7, और वो वैसे 7 स्टेप्स इन्वॉल्व ऊपर आ चुके थे। तो साथ ही उसके फिक्रे जाकर बनेंगे जो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। लेकिन ये कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये तरतीब से होगी। पहला पहले आएगा, दूसरा बाद में आएगा, तीसरा बाद में। ये ऐसे नहीं होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। वो ऐसे नहीं, इधर उधर की बात। तरतीब ही तो है जिसको आपने पेश करना है। और जब आपके आइल्स के टेस्ट में इस तरह का सवाल आ जाता है तो वह आसान तरीन सवाल होता है, क्योंकि इसमें कोई इतने ज़्यादा कंपैरिजन्स नहीं होते। इसमें कोई नहीं कि इसको इसके साथ ज़रा कंपेयर करो, इनकी सिमिलैरिटी, सीधा सीधा प्रोसेस है जिसे आप पेश कर देते हैं। और अगर इसकी रोशनी में आप उसे पेश कर देंगे, कभी ज़िंदगी में दिक्कत ही नहीं होगी। और इसको लाइफ के साथ जोड़िए। अब मिसाल के तौर पर जो भी बेटी बहन बैठी सुन रही है, वो क्या करे, वो घर में जाके अम्मा से कहे, अम्मा ज़रा मुझे ये वाली हंडिया तो बनाना सिखाइए। और जब अम्मा हंडी बनाना बता रही हो, वो उनके उसी तरह से वो डायग्राम बना ले, उसका वो उसका फ्लो चार्ट बना ले, वो उसका प्रोसेस चार्ट बना ले, और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट लिखे कि पहले यूँ किया जाता है, नमक डाला जाता है, फिर मिर्ची डाली जाती है, फिर ये किया जाता है, फिर वो कितना आसान हो जाए। और इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ देंगे, आप किसी को फ़ोन करके कहते हैं जनाब विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रोसेस है ना। वो कहते हैं पहले ये किया जाता है, फिर उसके बाद ये किया जाता है, फिर उसके बाद वो किया जाता है, विंडो इंस्टॉल। तो आप जब इन चीज़ों को देखेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये चीज़ें आप करें। मुझे याद है एक साहब मेरे पास आए, वो घर में बड़े ही तंग थे, और मुझे वो कहें कि मैं घर में चूँकि काम करता हूँ तो सारे मुझसे ही काम कराते हैं। जो वो आपसे काम करवाते हैं और वो रिपीट होता रहता है, तो इसका एक फ़्लो चार्ट बना लें, और फ्लो चार्ट बना के एक दिन अपने घर वालों को बैठा के समझाएं कि पहले ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी 4-5 फोटोकॉपीज करवा के उन जगहों पे लगा दे जहां जहां वो करना जरूरी होता है। मसला हल हो गया, आसानी से हल हो गया। क्योंकि अब वो कहते थे मैंने करके भी दिखा दिया, लिख के भी दिखा दिया, फिर लिख के करके भी दिखा दिया, अब मैं नहीं करूंगा ये वाला काम, मुझसे कोई नया काम करवाएं। और तजुर्बा कहते किसको है, जब हम नया काम कर रहे होते हैं। पुराने काम को, जिस तरह अक्सर उस्ताद 25 बरस से एक ही तरीके से एक ही चीज़ पढ़ा रहा है और कहते हैं बड़े तजुर्बाकार उस्ताद, वो तजुर्बा नहीं होता। तजुर्बा इज़ विद इनोवेशन, जब हम नए नए तरीक़ों से चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आप इस तर्ज पर इसे देखिए और ज़िंदगी के साथ जोड़ दीजिए, कभी मसला ही नहीं होगा। और अगर ज़िंदगी के साथ नहीं जोड़ेंगे, यकीन मानिए, यहाँ तक कि रिमोट कंट्रोलर जो आपका है, उसको भी तो घर में अम्मा अब्बा कह रहे होते हैं कि ये किस तरह चलेगा, मुझसे तो चैनल नहीं बदल रहा, मुझसे तो ये बाजू को होता है कि केबल आगे पीछे करती रहती है ना चैनल्स को, तो वो क्या कहते हैं, मुझे बताओ कैसे। हम कहते हैं पहले मेन्यू को दबाते हैं, फिर इसको दबाते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर उसको दबाते हैं। अगर वो तस्वीरी शक्ल में आप उनके सामने रख दें, नेक्स्ट टाइम वो उसका खेल लग जाएंगे और वो इंगेज हो जाएंगे, और उन्हें पता चलेगा कि हम इसे खुद कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल लेके वालिदैन घर में बैठे होते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कैसे करूं। आपकी वालिदा अगर आपसे कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, वॉइस मैसेज नहीं भेजना आता, उसका प्रोसेस लिखें, साथ बैठें, शक्लें बनाएं, उनके सामने रखें, उन्हें करके दें, ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। अरे यार, इसीलिए मैं कहता हूँ आइल्स इज़ लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है। और वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, और आपको ज़िंदगी में अजाब लगती है। साथ वाले को कहिए आइल्स हमें ज़िंदगी में अजाब ही तो लगती है, कहिए। ये एहसान है उनका, सच पूछिए तो। वो कहते हैं आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, अब उन्हें तो नहीं पता आप काम करने जा रहे हैं, उनके हिसाब से तो आप पढ़ने जा रहे हैं ना। वो कहते हैं यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ 400 लोगों में बैठ के लेक्चर सुनोगे, और तुम्हें अंग्रेजी उनकी समझ ना आई तो तेरे पैसे ज़ाय होंगे, तो परदेश काट रहा है, पता नहीं कितना मुश्किल है तेरे घर वालों की ज़िंदगी, तुझे परेशानी ना हो, और तुम्हें 400 लोगों में लेक्चर उस्ताद का समझ आ जाए और तू नोट्स बना ले। लेकिन नहीं, हम तो वैसे किसी की नहीं सुनते, और यहाँ 30 मिनट हमें अंग्रेज़ की सुननी पड़ती है। इसी तरह से वो कहते हैं कि तुम वहाँ जब आओगे तो तुम लाइब्रेरीज़ में जाओगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, उसमें से चीज़ें निकाल कर रिफ्रेश करके तुम्हें अपना थीसिस लिखना होगा,
हम तो यहाँ लोगों से थीसिस लिखवाने वाली कौम। वो कहते पढ़ के आओ, तुम्हें टेंशन ना हो। इसी तरह वो कहता है कि अगर तुमने एक मेन्यू बैठ के पढ़ा, ये जो जीटी वालों को, तुमने मेन्यू पढ़ा और उसमें जो चीज़ तुम्हें $2 में मिल रही थी वो तुमने $20 में ले ली, चूंकि तुझे पढ़ा ही नहीं गया सही, तो तुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये तो पढ़ के आ। फिर ऊपर ये है कि आपको जब वहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा शक्लों को, जो थीसिस में आते हैं, ये बार ग्राफ, डायग्राम जितने भी होते हैं, आपको इनको डिस्क्राइब करना पड़े तो तुम्हें मुश्किल ना हो। इसी तरह से आपको किसी के साथ जाके इंटरेक्ट करना पड़े तो आपकी स्पीकिंग ठीक हो। वो इसलिए कहते हैं आप चारों स्किल्स ठीक करके आए। और हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने तो 1992 से यही नारा लगाया हुआ है, आइल्स इज़ लाइफ। और ये ज़िंदगी बदल के रख देती है अगर आप इसे उसी एतबार से लेते हैं। और अगर आप उस एतबार से इसे लेंगे जिस एतबार से आज तक आपने BA MBA मैट्रिक PhD MPhil किया है, तो वो भी कर छड़िया तो फिर ये भी कर ही छड़िया है जी। जिसने उस्ताद ने पढ़ा छड़िया तो स्टूडेंट ने पढ़ छड़िया, दोनों ने माशाल्लाह छड़िया। अभी तक की बात पर कोई सवाल है तो मैं हाजिर। जी सिंपल पैसिव, पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट और उसका पैसिव जी जी बिल्कुल है ही टेंस उसमें वो। और प्रोसेसेस में होता है, आप साइंस की जितनी किताबें उठा लें, सिंपल प्रेजेंट नजर आएगा या उसका पैसिव नजर आएगा, क्योंकि प्रोसेसेस है सारे के सारे। और आप बैंक में चले जाए, बिल्स आर पेड हेयर, चेक्स आर रिसीव्ड हेयर। जी नहीं नहीं नहीं, उसमें यह है कि जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगा आप उसी प्रोसेस को लिखेंगे ना। अब उससे जाहिर है, अब देखिए अब चाय बना रहे हैं तो उसमें अगर आपने दूध पतीली में डालना है तो वही वाला लिखेंगे ना। अगर आपने उसको बॉयल करना है वो वाला लिखेंगे ना। अगर उसको जलाना है, ये कनेक्टर ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोसेस बता रहे हैं कि टू बिगिन ये है, देन ये, आफ्टर दिस, सब्सिक्वेंटली, बहुत से और भी कनेक्टर्स यहाँ पर तो होंगे वही। और अब 6 से 10 के करीब कनेक्टर्स आते हैं तो काम चल ही जाता है, इससे ज़्यादा क्या आएगा। ठीक है साहब, इसके अलावा कोई मन में सवाल हो? हाँ उसी से मिलते मिलते उसी तरह के फ्लो चार्ट आ जाएगा, कोई प्रोसेस चार्ट आ जाएगा, और अगर तस्वीर भी आएगी तो वो प्रोसेस की ही होगी। अब देखो ना, बच्चे छोटे जो पढ़ नहीं सकते उनको जब आप खिलौना लेके देते हो तो उस खिलौने के साथ डायग्राम होता है ना, 1 2 3 4 लिखा होता है। और अब अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा हमने नहीं तुझे ये फिक्स करके देना, पढ़ समझ और खुद कर, नेक्स्ट टाइम वो अपना खिलौना फिक्स करवाने, उसको एक शक्ल में लाने के लिए आपके पास नहीं आएगा। और उसको तब से पता लग जाएगा कि ये तो सारा कुछ मौजूद है। हमारे यहाँ फ्रिज के साथ एक आता है मैनुअल, वो फ्रिज वाले डब्बे में दफन हो जाता है। मोबाइल फ़ोन के साथ एक आता है मैनुअल, अब तो खैर उसके अंदर आ गया, पहले तो आता था, वो उसी डब्बे में दफन होता था। और फिर हम अपनी गली मोहल्ले के कोने पे बैठे जाहिल मैकेनिक के पास जाते हैं, यार ये किस तरह चल रहा है, वो पता है नीला बटन दबा दें, पीला बटन दबा दें, हरा बटन दबा दें, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है ना। मसला ये है, देखे ना, जब हम कहते हो मैं उधर गया उन्होंने मैंने पढ़ने पा दिता, गल तो फिर खत्म हो गया ना सरकार। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और कोई बात इसी को लेकर आपके मन में हो, मैं हाजिर। जी पूछिए। इसके ऊपर मेरा लेक्चर है पूरा, वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोनंसिएशन और एक्सेंट दोनों का ख्याल रखें। एक्सेंट वेरी करता है, 10 किलोमीटर्स के बाद वो बदल जाता है, प्रोनंसिएशन स्टैंडर्ड होती है। अब इसकी मिसाल आप यूँ देखिए, अगर आप कहते हैं पाक तो एक्सेंट भी है, प्रोनंसिएशन भी है। आप कहते हैं पार्क, प्रोनंसिएशन तो है, एक्सेंट नहीं है। और अगर आप कहते हैं पार्क तो वो पिंग्लिश। आप बात समझ आई सर? ये है सर जी। और कोई सवाल हो मन में? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू।